हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग के लिए एक पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए थे। जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को कृपया करके देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बांध है। ठीक है, तो बांध होता क्या है, तो मैं आपको जैसे कि आप देख रहे हैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। चलिए बता देते हैं। तो बांध होता क्या है, देखिए बांध क्या है जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ठीक है, बांध का निर्माण जो होता है वो किसी भी नदी पर किया जाता है। कोई भी नदी है तो नदी पर हम बांध का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, बांध होता क्या है, तो जब बांध बनता है, ठीक है, किसी भी नदी पे जब बांध बनता है तो देखिएगा ये जो जल है इसका जल का विस्तार और जल का जो मतलब अधिक कहिएगा तो एकत्रित होता है, इसको कहते हैं जलाशय, है ना, जहाँ पे जल ही जल हो। तो एक बांध क्या होता था, बांध एक जलाशय होता है। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, तो बांध का निर्माण हम लोग करते हैं नदियों पर किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो बहते जल को रोकना। जैसे मान लीजिए पहले नदी थी, ठीक है, ये बरसाती नदी थी, मतलब बरसात में जितना सारा पानी आता था ये सारा पानी फालतू में बह जाता था, बेकार का पानी ये चला जाता था। मान लीजिए यहाँ पे बांध नहीं है तो ये पानी तो बेकार में बह जा रहा है। तो जो फालतू में पानी बह रहा है इस पानी को रोकने के लिए, है ना, तो जो बेकार में पानी बह रहा है इस पानी को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, है ना, तो कहने का मतलब है कि बांध का निर्माण क्यों किया जाता है, तो बांध का निर्माण हम लोग करते हैं जो बहती जल है, बहती जल को रोकने के लिए और उनकी दिशा को बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो जल आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हम डैम बना दिए तो ये जल क्या हुआ, रुक गई। कहने का मतलब बहते हुए जल को रोकती है। बांध क्या करता है, बहते हुए जल को रोकती है। ठीक है, बहते हुए जल को रोक देती है, रोकने के बाद इनकी दिशा को बदल देती है। कैसे, हमारे यहाँ पे जैसे ये जब बांध बन गया तो अगर उधर से जल आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाएगी, रुकने के बाद इनकी दिशा बदल जाएगी। अब क्या होगा कि ये पानी अब यहाँ से सीधा ना जा करके ये टकरा करके वापस इधर 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 फिर वापस इधर उधर फैल जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आसपास के जितने सारे जो जमीन है, ठीक है, आसपास का जो जमीन होता है ये पूरा जगह ले लेता है। ठीक है, पूरा का पूरा जगह लेता है, जहां तक जाता है पानी वहां तक जगह को घेर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बांध किसे कहते हैं, तो बांध एक जलाशय है, ठीक है, जो बहते हुए जल को रोकती है तथा इनकी दिशा को बदल देती है। जाओ अब इधर जाओ। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ से पानी आ रहा है, टकरा गया, टकराने के बाद फिर पुनः वापस उधर उधर मुड़ गई, इनकी दिशा बदल गई। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका परिभाषा बना सकते हैं कि बांध एक जलाशय होता है जो बहते हुए जल को रोकती है तथा उनकी दिशा को बदल देती है। और इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, तो नदियों पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नदियों पर किया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो चलिए इसी चीज़ को हम लिखे हैं, आपको बता देते हैं, देखिएगा वही चीज़ लिखें कि बांध एक जलाशय है जो बहते जल को रोकती है तथा उनकी दिशा को बदल देती है। ठीक है, और बांध का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो बांध का निर्माण नदी पर किया जाता है। और ये क्या करता है, तो वर्षा के जल को, है ना, बांधों में एकत्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए जब डैम बनता है तो इधर से जो ये पहले नदी थी, एक मिनट, ये पहले ये मान लीजिए नदी है, अभी नदी है, अब हमें मन किया कि यहाँ पे डैम बना देते हैं तो डैम बना दिए। ये जब डैम बना तो ये इधर से जो पानी आ रही थी अब यहाँ पे रुक जाएगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी, बताइए, रुक जाएगी। तो कहने का मतलब बांध अब यहाँ पे जितना सारा पानी जमा होगा ये क्षेत्रफल को और लेते चला जाएगा, हजारों एकड़ की जमीन को ये घेर लेगा। ठीक है, इसका कोई फिक्स सीमा नहीं है, जहाँ तक जाएगा जाएगा। हो गया, तो बांध क्या बन गया, मतलब बांध का निर्माण किए तो इससे क्या हुआ, जो बह जल बह रही थी,
है ना, इसको रोकने का काम किया और इसकी दिशा को बदल दिया, अब इधर जाने लगी पानी। ठीक है, और ये हम कहाँ बनाए थे, तो नदी पर बनाए थे, तो वही चीज़ हम लिखे हैं। और इस पानी को जिस पानी को हम जमा करते हैं ना, एकत्रित करते हैं, इस जल का बहुत सारा उपयोग है, इतना उपयोग है कि आप कह नहीं सकते। इसके बारे में आपको बताते हैं हम आपको। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि बांध क्या होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, बहुउद्देशीय, जैसे कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा आपको, है ना, बहुउद्देशीय, जिसका एक उद्देश्य नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य हो, जिसका एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य हो। ठीक है, कहने का मतलब जब बांधों का निर्माण, पहले क्या होता था, पहले बांधों का निर्माण सिर्फ एक उद्देश्य के लिए किया जाता था। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर डैम बन रहा है तो उसका निर्माण किया गया, अब उसमें क्या हुआ कि उसका जो जल था वो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए अगर कहीं डैम बनता है तो वहाँ पे मछली का भी पालन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, फिर और क्या होता है कि जो बाढ़ होता था ना, जहाँ पे बाढ़ आती थी तो बाढ़ को नियंत्रण करता है, बाढ़ को भी रोकती है। अब कैसे रोकती है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, बाढ़ का भी नियंत्रण करती है, मृदा अपरदन को रोकती है। ठीक है, और इसके बाद सिंचाई के लिए उपयोग तो करते हैं, घरेलू कार्य के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका अब अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, एक उद्देश्य के लिए भी कोई भी बांध नहीं बनता है। अगर आधुनिक ज़माने की बात करें तो अगर कोई भी बांध बन रहा है तो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए नहीं बनता है बल्कि अनेक उद्देश्य के लिए बनता है, और इसीलिए हम इसका नाम दिए बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना एक्चुअली में कहते किसको हैं, तो भैया बांध को कहते हैं। ठीक है, साफ साफ बात है कि इसको बांध को कहते हैं। कैसे कहते हैं बताते हैं। तो जब बांधों का निर्माण अनेक उद्देश्यों के लिए, मैंने क्या बताया, अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, जब बांध का निर्माण अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, एक उद्देश्य नहीं बल्कि अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब इनके क्या क्या अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिजली उत्पादन करने के लिए। ठीक है, दूसरा मछली पालन करने के लिए, तीसरा बाढ़ को रोकने के लिए, और चौथा है मृदा अपरदन को रोकने के लिए, और पांचवा है सिंचाई के लिए, और छठा है घरेलू कार्यों के लिए, और सातवां है जल का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। कौन सा जल, तो जब हम बांध बनाते हैं तो जो जल जमा होता है, जिस जल को हम एकत्रित करते हैं, इसके इतने सारे उपयोग हैं। और तो और लोग मनोरंजन के लिए नाव भी चलाते हैं, नौका चालन भी होता है। ठीक है, तो चलिए मुख्य रूप से हम 6-7 आपको बता दें। ठीक है, जो जनरली आप जितने सारे बांध बनते हैं उसमें से इसका उद्देश्य इतना होता ही होता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बांध बनता है, ठीक है, तो भैया ये बांध जो है वो बाढ़ को कैसे रोकता है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जो बांध है वो आखिर बाढ़ को कैसे रोक देगा, बताइए, है ना। एक तो बाढ़ को रोकता भी है और दूसरा बाढ़ को लाता भी है। ये दोनों तरह से आप देखिएगा तो बांध जो है दोनों तरह से काम करता है। एक ऐसा परिस्थिति जिसमें से बाढ़ को लाएगा, और एक ऐसा परिस्थिति जिसमें बाढ़ को रोकता है। तो कैसे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाढ़ को ये रोकता कैसे। पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बाढ़ को कैसे रोकता है, इसको हम पहले खाली पेज में आपको बताते हैं। चलिए खाली पेज ले लिए। अब देखिए
मान लीजिए हमने आपको पहले बताया कि जो वर्षा वाली नदी होती है, मतलब बरसाती नदी, जिसमें सिर्फ बरसात के मौसम में ही पानी होती है और बाकी मौसम में पानी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वैसो नदियों पर अक्सर क्या होता है कि बांध बना दिया जाता है, ताकि जो बरसात की पानी बह जाती है उस मतलब हम जल को एकत्रित करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम डैम बना दिए, ठीक है, और ये कोई नदी है, डैम बना दिए। अब डैम बनाने से मैंने बताया था कि जो मृदा अपरदन उसको कैसे रोकता है। तो मान लीजिए जब बरसात के मौसम में क्या होता है, बरसात के मौसम में, ठीक है, वर्षा के सीजन में, बरसात के मौसम में जो नदियाँ होती है वो काफ़ी भर जाती है और भरने के अलावा उसकी पानी की जो धारा होती है इतनी तेज बहती है कि मृदा अपरदन अधिक होता है। ये तो आप देखते ही होंगे कि नदी पहले इतनी चौड़ी थी, अब धीरे धीरे कितना हो गया, तो भैया अब धीरे धीरे और चौड़ा होते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, जब पानी की तेज धारा आती है तो ये क्या करती है, ये जो इसके अगल बगल में नदी के जो किनारे वाला भाग होता है ना, उसको पानी क्या करती है, मृदा को काट देती है और काटने के बाद काट के इसको बहा के ले जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, ठीक है, मृदा का अपरदन होता है। दूसरा, मान लीजिए दूसरा आपका ये हो गया कि मान लीजिए अगर कोई नदी है और अधिक पानी भर गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और खपत करने के बाद भी पानी बच जाता है, जितना उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग होने के बाद भी बच जाता है। तो वैसे नदियों का जो पानी होता है एक नहर के माध्यम से मतलब निकाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि उस पानी को खाली करके और कहीं एक दूसरे जगह में फिर डैम बना के, और जो हम उसको रखेंगे पानी को जमा करके, इससे क्या होता है कि मान लीजिए इसके अगल बगल वाले क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका नहीं होती है, ठीक है। तो जब बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है, और दूसरा मृदा अपरदन को रोकता है। ये दो काम आपको बता दें, ठीक है। इसका आगे क्या था तो देख लेते हैं। देखिए, तो मैंने बताया था बिजली उत्पादन करने के लिए, ये आप तो देखते ही हैं कि जितने भी डैम होता है उसमें बहुत सारे डैम में बिजली का उत्पादन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है और बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मृदा अपरदन के लिए किया जाता है, सिंचाई को बढ़ाने के लिए, है ना। देखते हैं ना कि कहीं कहीं अगर डैम बना तो उससे एक नहर निकाला गया, उस नहर से क्या हुआ कि कुछ गांव में या अगल बगल के गांव में जो है सो खेती करने के लिए पानी को खेतों तक पहुंचा देता है और घरेलू कार्यों के लिए इसका जल उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जल का उपयोग पीने के लिए भी किया जा सकता है अगर फिल्टर कर दिया जाएगा तो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए कि जो बांध है ना इसके क्या क्या लाभ हैं, बांध के लाभ क्या हैं, तो आपका जवाब यही होगा, क्या होगा कि बांध से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहला बिजली का उत्पादन होता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक होता है। मछली का पालन होता है तो ये हमारे लिए लाभदायक होता है। बाढ़ को रोकता है तो हमारे लिए फायदा है। मृदा अपरदन को रोक रहा है तो हमारे लिए फायदा है। सिंचाई को बढ़ा रहा है तो ये हमारे लिए फायदा हो रहा है। घरेलू कार्यों के लिए जल का उपयोग होता है, ये भी हमारे लिए फायदा है। इसके जल का उपयोग पीने में किया था, ये भी हमारे लिए फायदा है। तो भैया फायदे तो हमने अनेक देख लिए, है ना। अब इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ सवाल बनता है दोस्तों। देखिए क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बांध किसे कहते हैं या बांध क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि बांध एक जलाशय होता है, ठीक है। बांध क्या है, तो बांध एक जलाशय है, ठीक है, जो बहते जल को रोकती है, बहते जल को रोकती है तथा उनकी दिशा को बदल देती है। और इसका निर्माण नदी पर किया जाता है
उसे बांध कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका उपयोग कैसे है, कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो बांध का निर्माण किया जाता है तो बांधों के द्वारा, है ना, बांधों के द्वारा, ठीक है, बांधों का जो जल होता है एक नहर के द्वारा, एक नहर बनाया जाता है और इस नहर के द्वारा, ठीक है, खेतों तक पानी को पहुंचाया जाता है, जिससे खेती करने में आसानी होता है और जो खेती होता है सिंचाई को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि बांध हमारे लिए सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है। एक सवाल तो बन ही जाएगा, बांध के क्या क्या लाभ हैं, तो ये आपका लिखा हुआ है और समझा भी नहीं है, ठीक है, कि बांध का अगर आपसे लाभ पूछेगा, इसके लाभ क्या है, तो बिजली उत्पादन करने के लिए, मछली पालन के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, सिंचाई को बढ़ाने के लिए, घरेलू कार्य के लिए जल का उपयोग होता है और इसके जल का उपयोग पीने में किया जाता है इत्यादि। ये सब क्या है, तो ये सब आपका लाभ भी है, किसका, बांध का, ठीक है। और अगर सवाल पूछे कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताएं, तो भी आंसर यही होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि बांध को ही तो हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। बांध को ही हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो भैया क्योंकि इनके अनेक उद्देश्यों के लिए इसका निर्माण किया जाता है। जब बांधों का निर्माण अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आई होप आप समझ में आ गया आप लोग। तो चलिए, अगर बांधों के लाभ पूछेगा तो यही जवाब होना चाहिए, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ पूछेगा तो यही बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर करने का झमेला नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके हानि भी देख लेते हैं, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या हानि होते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेघर होना पड़ता है, सही बात है। चलिए एक हम लोग खाली पेज ले लेते हैं, इसके बाद समझ लेते हैं कि कैसे हमारे लिए नुकसान है। सो देखिए, मान लीजिए कि कहीं पे अगर डैम बनता है, ये भैया आपका हो गया डैम, क्या है, तो ये है डैम, ठीक है, डैम मतलब बांध। अब देखिएगा, अब यहाँ पे डैम तो बन गया, अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे डैम का निर्माण अभी हो रहा है, मान लीजिए डैम बन रहा है। तो जब डैम बनेगा तो क्या होता है कि अगर डैम जब बनता है तो डैम बनने के बाद जो अगल बगल ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई गांव है, विलेज है, यहाँ भी कोई गांव है या यहाँ कोई जंगल है, ठीक है, तो ये सब जमीन का नुकसान हो जाता है। और इस क्षेत्र में जो रह रहे हैं लोग, यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, उससे बेघर होना पड़ता है, उसको यहाँ से निकलना पड़ता है। क्यों निकलना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं हटेगा तो जब जल यहाँ पे जमा होगा तो जमते जमते भरते भरते ये बस्ती पूरा डूब जाएगा, तो यहाँ पे रहने वाले तो मर जाएंगे ना, इसीलिए उसको पहले हटा दिया जाता है, अर्थात उसको हटना अनिवार्य है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बांध बनेगा तो इसे हटना पड़ेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसे बेघर होना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो उसे बेघर होना पड़ा। तीसरी बात मैंने बताया था, यहाँ पे मान लीजिए कोई वन था, मान लीजिए जंगल था और नदी यहाँ पे इधर से आ रही थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे जब डैम बन गया तो ये जब पानी धीरे धीरे भरने लगा और फैलने लगा तो इस जंगल को भी ढक दिया, ठीक है, इस जंगल को भी ढक दिया। तो इस जंगल में जितने सारे पेड़ पौधे थे, हरे पेड़ पौधे थे, वो सब के सब बर्बाद हो गए, ठीक है, वो वहीं के वहीं सड़ गल जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हरे भरे पेड़ पौधों का नुकसान होता है और इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उससे बेघर होना पड़ता है। और तीसरी बात क्या है कि ये जमीन था, इतना सारा जमीन, अगर मान लीजिए कोई खेत वगैरह भी अगर इधर था, खेती का जो जमीन था ये भी तो बर्बाद हुआ, ये पूरा सारा जमीन जो था ये पूरा बर्बाद हो गया। तो कह सकते हैं कि हजारों एकड़ की जमीन का नुकसान होता है, जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उसे बेघर होना पड़ता है, ठीक है, और हरे भरे पेड़ पौधों का नुकसान होता है। और सपोज दैट
ये जो बांध है वो यहाँ पे तो बन गया, बनने के बाद इस तरफ कोई गांव है, मान लीजिए अगल बगल के निवासी हैं, ठीक है, ये आपका हो गया विलेज। तो मान लीजिए ये डैम किसी कारणवश कहीं से लीकेज हो गया, मतलब रिसने लगा, इसका जल रिसने लगा, ठीक है, लीकेज हो गया कहीं, ये पानी जब रिसने लगेगा तो रिस है ना, ये पानी रिसने लगेगा तो अगल बगल के यहाँ पे जो गांव के जो निवासी हैं उसे काफ़ी नुकसान होगा, उसे समस्या उत्पन्न होगी, उसे परेशानी होगी, ठीक है, क्योंकि ये जब जल जाएगा तो इस गांव को भर देगा, नुकसान करेगा, है ना। और मान लिए थोड़ा सा लीकेज होगा, फिर धीरे 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 वो फूटता चला जाएगा, तो परेशानी है ना लोगों को। अब बताइए, अगर किसी कारणवश अगर ये क्या, ये बांध ही टूट जाए, फूट जाए, अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो हो सकता है, संभावना की अगर बात करें तो क्यों नहीं हो सकता है। मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गया, कहने का मतलब आपका भूकंप आ गया, और भूकंप इतना भयानक हुआ कि ये जो आपका बांध था ये टूट गया, फूट गया, ठीक है। अब जैसे टूटा फूटा वैसे पानी, सारा पानी बह जाएगा और इतना तेज से आएगा पानी कि ये गांव तो आपका सारा बस्ती बहा देगा, कितने सारे गांव को बहा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कितना मृदा अपरदन होगा इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना कि संभावना हो सकती है, भूकंप अगर आया तो गया, है ना, या कोई आतंकवादी है बम ब्लास्ट कर दिया तो भी परेशानी है, तो भी ये टूट सकता है, तो आतंकवादी हमले से टूट सकता है तो भूकंप से टूट सकता है, ठीक है। कहने का मतलब या तो मानव के कारण से या तो फिर आपका प्राकृतिक के कारण से, दोनों में से किसी एक से हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अब इसके हानि में आप बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, कि सबसे पहला कि जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसे बेघर होना पड़ता है, ठीक है। अगर दूसरी बात करें तो भूमि, है ना, हजारों एकड़ की भूमि का नुकसान होता है, ठीक है, हजारों एकड़ की भूमि का नुकसान होता है, और हरे भरे पेड़ पौधों का भी नुकसान होता है, ठीक है। इसके बाद देखे थे कि अगर किसी कारणवश जो बांध अगर रिस गया तो अगल बगल के जो निवासी थे, है ना, उसे परेशानी हो सकता है, और अगर किसी कारणवश आपका ये टूट फूट जाए प्राकृतिक आपदा से या आतंकवादी हमले से तो सर्वनाश कर देगा, है ना, सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि कितने सारे गांव को बहा देगा, और मृदा अपरदन तो होगा ही, साथ ही साथ में खेत हो या फिर और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करेगा ना, जान माल की हानि करेगा, तो ये सब क्या है, इसके हानि है। तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा, या समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है, क्या लाभ है क्या हानि है, सो रटने से कोई फायदा नहीं होता। वही चीज़ हम लिख भी दिए हैं, अगर आप चाहें तो अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो। तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेघर होना पड़ता है, सही बात, कैसे होना पड़ता है मैं आपको बता दिया चित्र के माध्यम से। हजारों एकड़ की भूमि का नुकसान होता है, हो सकता है, हरे भरे पेड़ पौधों का नुकसान होता है, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि बांध के किसी और रिसने से आसपास के निवासियों को समस्या होती है। पांचवा है, किसी कारणवश बांध के टूट जाने से सर्वनाश हो जाएगा, जैसे प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी हमले, आतंकी हमले, एक ही चीज हुआ, ठीक है। चलिए तो आपका एक क्वेश्चन तो आपका डील हो ही गया, क्या डील हो गया, तो आपसे एक सवाल बन जाएगा, आपसे पूछेगा कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, तो जब बांधों का निर्माण अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आप पूछे कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि को बताएं, तो आप बता देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो गारंटी के साथ बता देंगे, है ना। मैंने अभी अभी आपको बताया इसके लाभ क्या होते हैं, तो आप अगर, ऐसा नहीं हो कि आप बांध को नहीं देखे होंगे, मछली पाला जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है, बाढ़ को रोकता है, मृदा अपरदन को रोकता है, सिंचाई वृद्धि होती है, इसकी हानि तो आपको बता दिए, किसी कारणवश टूट फूट गया तो सर्वनाश हो जाएगा,
हज़ारों एकड़ की ज़मीन का नुकसान होगा, जंगल का नुकसान, पेड़ पौधे का नुकसान, वहाँ उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उससे बेघर होना पड़ता है। चलिए आधी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वर्षा जल संग्रह क्या है। ठीक है, वर्षा जल संग्रह क्या है। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रह होता है क्या, तो वर्षा जल संग्रह कहने का मतलब जो पानी गिरता है, जो वर्षा होती है, तो बरसात के जो पानी होता है उसका संग्रहण, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, मतलब जमा कैसे कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रह क्या है, तो भैया वर्षा जल संग्रह के फायदे भी होते हैं। क्या होता है कि वर्षा जल संग्रह भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। ठीक है, भूमिगत जल बढ़ता है, भूमिगत जल बढ़ता है, कैसे बढ़ता है आपको बताते हैं। मान लीजिए आप वर्षा जल को आप संग्रह करेंगे, जमाव एकत्रित इकट्ठा करेंगे गड्ढा खोद करके या फिर आपका कुआं के द्वारा, तालाब के द्वारा, तो सारा का सारा पानी तो ऐसा थोड़ा कि जितना सारा पानी वो सारा वाष्प हो जाएगा। अरे कुछ तो पानी है जो पृथ्वी के अंदर जाएगा, जमीन मतलब मिट्टी उसे सोखेगी, और वही पानी क्या होता है, भूमिगत जल को बढ़ाता है। मतलब जब हम खोदते हैं, है ना, तो फिर हमारा पृथ्वी से पानी निकलता है। ऐसा थोड़ा ना कि पृथ्वी पर पानी रखा हुआ है। जो बरसात में जो पानी गिरता है वो पानी ही तो पृथ्वी के अंदर जो जाता है, वही पानी पृथ्वी में मिट्टी जो सोख के रखती है वही पानी रहता है दबा हुआ, और वही पानी निकलता है जब हम लोग खोदते हैं। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रह क्या होता है, तो वर्षा जल संग्रह एक भूमिगत जल की क्षमता को वो बढ़ाने की तकनीक है, और इसमें वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचों, जैसे मान लीजिए गड्ढा, पता है ना कि गड्ढा के द्वारा, कुआं के द्वारा, बांध के द्वारा, तालाब के द्वारा, ठीक है, इत्यादि के निर्माण के द्वारा हम वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं, और करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए सभी को करना चाहिए वर्षा जल का संग्रह। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लीजिए आपको 1 मिनट बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिएगा। मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये नदी है, ठीक है, ये आपका हो गया नदी, और इसमें हो गया पानी। चलिए पानी भर दिए, और सपोज ये नदी बहते बहते आई, यह कोई मुख्य नदी में आके मिल गई। ठीक है, मेन नदी में मान लीजिए इसमें मिल गई, और इसके द्वारा मान लीजिए आपका सागर तक पहुंच गई। ठीक है, अब सागर में ये पानी को अपना गिरा दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो बरसात में जो वर्षा होती है, जो पानी गिरती है, ठीक है, तो नदियां क्या करती है, उस जल को ढो करके लाती है, या तो वो खुद सागर में जाके मिलाती है। अगर वो खुद नहीं ला पाती है, छोटा मोटा नदी है, तो भैया वो किसी बड़ी नदी को जा करके दे देगी, और वो बड़ी नदी क्या करेगी, फिर आकर के इस जल को यहाँ पहुँचा देगी। तो आप देख पा रहे होंगे जल का कितना सारा नुकसान हो रहा है। वही जल को हम बचा के रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सारा फायदा करता है। जब बरसात नहीं होती है तो जल का उपयोग खेती के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, घरेलू उपयोग के लिए करते हैं, बहुत सारे इसके उपयोग करते हैं। लेकिन जब जल ही बह गया तो उपयोग हम कहाँ से करें, है ना। जब जल बह जाएगा तो परेशानी है। इसीलिए वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। इससे क्या होता है, मान लीजिए ये सारा पानी बह के चला गया, तो जब पृथ्वी पे अधिक देर तक कोई भी पानी रुकेगी तभी तो मिट्टी सोख पाएगी इसमें। अब रुकेगी नहीं, वो डायरेक्ट बहता चला जाएगा तो मिट्टी का कटाव होगा, और साथ साथ बहता हुआ जल चला जाएगा तो क्या फायदा। तो धरती सोख नहीं पाएगी, नीचे जा नहीं पाएगा जल, और इस तरह से नहीं जा पाएगा तो वर्षा जल संग्रह नहीं होगा। मतलब जो भूमिगत जो जल होता है उसके स्रोत को बढ़ेगा नहीं, मतलब जमीन का जो पानी वो नहीं बढ़, इसमें वृद्धि नहीं हो गया, है ना। भूमिगत जल का वृद्धि नहीं होता है। जिस प्रकार से देख लिए आप समझ गए, ठीक है। चलिए, तो वर्षा जल संग्रह क्या होता है आपको सुना गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्षा जल संग्रह के उद्देश्य क्या होते हैं, है ना, इसके लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहला कि जल की बढ़ती मांग को पूरा करना। अभी भारत में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि आप देखिएगा जब नेक्स्ट बार जनगणना होगा ना, तो देखिएगा कहीं भारत नंबर 1 में ना पहुंच जाए, चीन से भी आगे पहुंचने वाला है भारत। तो जनसंख्या जब बढ़ रही है तो जल का उपयोग भी तो बढ़ रहा है। जल के जो उपयोग हैं ये भी बढ़ रहे हैं, है ना।
सीधी सी बात है, जब लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की मांग भी बढ़ेगी, है ना। पहले मान लीजिए पहले मान लीजिए आपका कि 50,000 करोड़ लीटर पानी से काम चल जाता था, लेकिन जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने से जल का उपयोग भी तो बढ़ेगा। पहले इतना सारे लोग इतना जल का उपयोग करके हो जाता था, मान लीजिए चाहे पीने में, चाहे फिर आपका घरेलू कार्य में, ठीक है, चाहे सिंचाई करने में, इतना सारा जल का उपयोग करता था। सब प्रोजेक्ट मान लेते हैं, चूंकि हम तो काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं। अब क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ गई तो जल की मांग भी बढ़ेगी। पहले तो 50,000 करोड़ लीटर लोग जल का उपयोग कर रहे थे, अब जनसंख्या यहाँ पे 1 करोड़ बढ़ गई, 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ी तो इसका जल का उपयोग बढ़ेगा, इसकी खपत भी वृद्धि होगा। तो ये जल आएगा कहाँ से बताइए। क्योंकि जल का हम सभी जानते हैं कि जल का असमान वितरण है, कहीं पे वर्षा अधिक होती है तो कहीं पे वर्षा कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जल का असमान वितरण है, इसलिए पानी की समस्या बहुत है। तो कहने का मतलब, जब मान लीजिए वर्षा हो रहा है और उस जल को हम संग्रह कर लेंगे तो फिर इस बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं। जहाँ पे जरूरत है, 1 मिनट, जहाँ पे पानी जरूरत है, मान लीजिए इस वर्षा के पानी को हम, ठीक है, जमा करके रखें, ठीक है। अब इस पानी को हम क्या किए, इसका उपयोग खेती के लिए किए, इसका उपयोग अन्य के लिए किए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, घरेलू कार्य के लिए किए। तो अगर सभी लोग अपना अपना मतलब एक तरह से वर्षा जल अगर छत पे जमा करके अगर रखेंगे टंकी में तो उपयोग बढ़ जाता है ना। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहला था वर्ष जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, तो ये हो जाता है। दूसरा कि धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना। मान लीजिए पृथ्वी पर अधिक पानी बह रही, ठीक, तो जो अधिक पानी बह रही इसको तो कम कर सकते हैं ना, ये जो फालतू में पानी बह रहा है इसको कम कर सकते हैं, अब कम बहेगी क्योंकि हम सभी लोग अब क्या कर रहे हैं, चालाक हो गए हैं, वर्षा जल को संग्रह कर रहे हैं। तीसरा होता है कि सड़कों का जल भराव से बचाना। हाँ, मान लीजिए सभी लोग पानी बहा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे वर्षा जल संग्रह लोग नहीं करते हैं, तो जितना सारा पानी गिरेगा इतना सारा क्षेत्रफल में ये सारा पानी बहेगा ना। अब मान लीजिए यहाँ पे एक गली गया, रोड गया, तो सब लोग अपना घर का पानी, छत का पानी सब इस गली में बहेगा, तो ये गली भर जाएगा, है ना। कहीं गड्ढा है तो और दिक्कत है, परेशानी है, दबा हुआ रहेगा पानी उस गड्ढा में भरा हुआ। तो इस प्रकार से ये जो जल है ना, जो जल भरता है सड़कों पर, ये इससे भी बच सकते हैं हम लोग, इसका बचाव होता है। चौथा बात क्या है, तो भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता था, जल स्तर को बढ़ाना। हाँ, अब जल को बचाइएगा, जल स्तर का बढ़ना मतलब क्या हुआ, भूमिगत जल का बढ़ना। जब जल को यहाँ इकट्ठा किए गड्ढा में, रोक दिए, नहीं बहो तुम, यहीं पे रुको, रुक गया। अब रुक गया तो क्या हुआ, रुक गया तो इसके रुकने से कुछ तो जल आपका पृथ्वी पे चला गया, धरती मिट्टी सोख ली, और कुछ जल आपका वाष्पीकृत ऊपर चला गया। तो मान लीजिए इसका 10% पृथ्वी के नीचे गया होगा, मान लीजिए 90% उड़ जाएगा, 10% तो बचेगा। अगर इतना क्षेत्रफल में 10% बचा, इसी तरह अगर सब लोग बचाएंगे तो अच्छा होगा, इसका जल स्तर बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि भौम जल प्रदूषण को घटाना, ठीक है। तो जो जल प्रदूषण होता है इसको भी हम घटा सकते हैं। भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना और ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना। जब आप जल को जमा करके रखेंगे तो इसका उपयोग तो कर ही सकते हैं, जब जरूरत पड़े, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंडा हो, कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये इसके उद्देश्य थे। अब पढ़ेंगे कि वर्षा जल संग्रह के लाभ क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि पानी पीने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, सही बात बोला। और पानी को वर्षा के कम होने या ना होने की समय खेतों की सिंचाई करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सीधी सीधी बात ये, मान लीजिए आपने पानी इकट्ठा करके रखा, डोबा के द्वारा, तालाब के द्वारा, या फिर टंकी के वजह से भी रखें, चलिए रखिए। अब जब पानी की जरूरत पड़ गई, वर्षा नहीं हो रही, तो इस जल का उपयोग कर सकते हैं ना खेती करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट है
कि पानी का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है। सही बोल रहा है कि जो धरातल की बात करें तो धरातल के नीचे पानी का जो स्तर ऊंचा रहता है, मतलब जल्दी मिल जाता है ना। ऐसा नहीं कि आप 50 से, है ना, बहुत नीचे चले गए हैं, आप जब डीप बोरिंग करेंगे तो आपको पानी भी मिल जाएगा, क्योंकि पानी आप जल का स्तर बढ़ गया है, भरते भरते यहाँ तक पहुँच गया है। अब क्या है कि आपको जब कुआं खोदते हैं, चापाकल बोरिंग करते हैं, तो आपको पानी ऊपर में ही जल्दी मिल जाता है। और अगर जल स्तर नीचा रहता है, नीचा मतलब नीचे, अब जल यहाँ आ गया तो अब तुमको यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा। सोचो इतना दूर तक अगर गड्ढा करेगा तो निकालने में परेशानी, अच्छा गड्ढा करने में परेशानी, और धीरे धीरे नीचे चला जाएगा ये, तो ये परेशानी तो है। तो इससे बचा जा सकता है। इसके बाद है कि शहरों में, है ना, कहते हैं शहरों में क्या करते हैं कि गंदे जल की निकासी व्यवस्था पर भी इतना बोझ नहीं बढ़ता है। सही बात, जो गंदे जल होते हैं उसकी निकासी, कहने का मतलब जो जल भरता है सड़क में, जो जल भर जाता है सारा कचरा, है ना, ये प्रदूषण करता है, जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण क्या होता है, इस जल को निकासी करने के लिए नली बनाओ, ये बनाओ, बहुत सारा परेशानी करना पड़ता है। सब व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हल्का पानी रहेगा, सारा पानी आप जमा कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा पानी निकालना है तो उसमें परेशानी नहीं हो सकता है, उतना व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे कि आप एक इमेज के द्वारा पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ज़रा समझ में आएगा। एक इमेज लिया है मैंने, देखिएगा। इस चित्र के द्वारा आपको समझाना चाह रहे हैं कि राजस्थान में क्या होता है ना, कि आपने एक नाम सुना होगा, छत वर्षा जल संग्रह। ठीक है, छत वर्षा जल संग्रह, ये विधि है कि बरसात के जल को, है ना, जमा करने का तरीका है। कैसे तरीका है, तो देख रहे हैं जैसे कि आप, इसका जो छत है, ठीक है, जब बरसात होता है ना तो छत में पानी जो है सो भर जाता है, और जो छत में पानी गिरता है, इस पानी को एक पाइप के द्वारा खींच दिया है, पीवीसी पाइप जो होता है, और यहाँ पे एक अपनी आंगन में भूमिगत टैंक बना लिया, मतलब टंकी बनाया, ठीक है, इसको ढक दिया है। अब ये पाइप के माध्यम से पानी इसमें आ जाता है आसानी से, ठीक है, और एक और पाइप रखा है निकासी के लिए, ज़रूरत पड़े तो। अब क्या होता है कि बरसात में जब पानी गिरती है, ठीक है, तो जब पहला वर्षा होती है ना, पहला वर्षा, तो पहला वर्षा से क्या करता है, छतों को साफ कर लेता है, ठीक है, छतों को साफ साफ कर लिया, यहाँ पे बंद करके छत को साफ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि साफ करने के बाद जब नेक्स्ट बार जब बरसात होगी, ठीक है, अब क्या हुआ कि इस पानी को लोग, ठीक है, सीधा जो है सो पाइपों के माध्यम से इस टंकी तक ले आते हैं। उस टंकी में जब भर जाता है अधिक, तो फिर इसको निकाल करके कहीं कुआं वगैरह में भर देता है, फिर यही पानी उपयोग करता है, ठीक है, इसके भरने के बाद। तो इस प्रकार से वहाँ पे वर्षा जल का संग्रह करता है। और अगर, ठीक है, इसको डिटेल से चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये चीज़ मैंने लिखा है, देखिए, कहता है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पानी का संग्रहण करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका का प्रयोग करते हैं, मतलब टैंक को ही टांका कहते हैं। अब इसका आकार कितना होता है, एक बड़े कमरे जितना होता है ना, और इसका आकार 6.1 मीटर गहरा, मतलब डीप, 4.27 मीटर लंबा, इसकी लंबाई जो होता है, ठीक है, और उसके बाद 2.44 मीटर चौड़ा टाँका होता है। चौड़ाई और लंबाई और गहराई तीनों मैंने बता दिया कि गहराई आपका 6.1 मीटर, लंबाई 4.27 मीटर, और चौड़ाई 2.44 मीटर होता है टैंक, जिसे घर या आंगन में बनाया जाता है, जो छत के पाइप के द्वारा जुड़ा होता है। मैंने वही चीज़ बताया ना, क्या बताया था कि राजस्थान में लोग क्या करते हैं, छत वर्षा जल का संग्रह करते हैं। मान लीजिए छत है, जब वर्षा हुआ, है ना, तो इस पानी को एक पाइप के माध्यम से, ठीक है, एक टंकी में जोड़ दिया जाता है। और ये टंकी कहाँ होता है,
तो उसके घर के आंगन में होता है, ये घर का उसका आंगन है, जोड़ दिया। तो इसको आप ध्यान समझिएगा कि जो इस टंकी का गहराई 6.1 मीटर होता है और लंबाई, तो लंबाई आपको पता होगा कि 4.27 मीटर है और चौड़ाई 2.44 मीटर होता है। ठीक है, इसका आकार बोलिएगा तो एक कमरे के आकार के जैसा होता है। इसमें वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब पहली वर्षा होती है तो पहली वर्षा का उपयोग छतों तथा नलों को साफ करने के लिए किया जाता है और इसके बाद जो वर्षा होती है इस वर्षा जल का उपयोग उन लोग क्या करता है, तो संग्रह करता है, एकत्रित करता है भूमिगत टैंक में। और जब इसमें ये टैंक भी फुल हो जाता है, मतलब पूरा पानी भर जाता है, अब इसमें नहीं लेगा तो क्या करेगा, तो फिर ये पानी को निकाल करके कुआं में भर देगा। ठीक है, और फिर इस तरह से कुआं का भी पानी खपत करेगा सिंचाई करने के लिए। इसका उपयोग तो राजस्थान के लोग पीने के लिए करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये सवाल पूछता है कि राजस्थान के अर्ध क्षेत्रों में जो है सो किस प्रकार से वर्षा जल का संग्रह किया जाता है, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वही लिखा है कि छत से वर्षा का पानी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, भूमिगत टैंक तक लाया जाता है और वर्षा का पहला पानी छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता है और वहाँ के लोग वर्षा जल को पालर पानी के नाम से पुकारते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि एक अजूबा बात है कि मान लीजिए मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है, अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी लोग क्या करते हैं कि वो छत वर्षा जल संग्रह फेमस है। क्यों है जरा देखिएगा। अब रोचक इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए चेरापूंजी और मासिनराम जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ना 55 किलोमीटर की दूरी है और ये आपका शिलोंग है, ये मासिनराम है। यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है और यहीं बगल में नहीं हो रहा। देखिए प्रकृति का क्या देन है, इसीलिए अजूबा लग रहा है कि 55 किलोमीटर की दूरी में पानी नहीं गिर रहा है। तो यहाँ के लोग जल की समस्या की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है और शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था रखा है। चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा को बनाना आवश्यक कर दिया है, फिक्स कर दिया सरकार कि आपको बनाना ही पड़ेगा, अगर नहीं बनाइएगा तो आप पर क्या होगा, तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए वहाँ के लोगों को अनिवार्य कर दिया है छत वर्षा जल संग्रह करना। नेक्स्ट है एक विधि जो बहुत ही फेमस है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा पहले यहाँ पे, अब जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पहाड़ी जो क्षेत्र होता है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र में बनाया है। देखिएगा ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, झरना है, वहाँ से जो बांसों के पाइप के द्वारा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब बांसों के द्वारा, ठीक है, जो मोटे मोटे बांस होते हैं ना, ठीक है, उसमें उसको खोखला कर दिया जाता है, उसके गांठ को हटा दिया जाता है और उसके द्वारा पानी को लाने का जो विधि है ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब देखिएगा ये पानी को कैसे किस तरह से लाता है और उसमें सिंचाई भी करता है और आते आते ये थोड़ा सा धीमा भी हो जाता है। देखिए कहता है कि मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस के द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके और 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ये 200 साल से पुराना विधि प्रचलित है और लगभग 18 से 25 लीटर पानी बांस के पाइप में आ जाता है, मतलब बांसों के माध्यम से लाया जाता है तथा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। ठीक है, 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी, 18 से जो 20 लीटर जो पानी है ये बांस पाइप में आ जाता है, ज़रा नहीं लेकिन 18 से 20 लीटर पानी इसमें आ जाता है और ये सैकड़ों मीटर दूर, सैकड़ों मतलब 100 मीटर दूरी तक लाया जाता है। अंत में क्या होता है कि पानी का जो बहाव है ये 20 से 80% तक घटकर, है ना, पौधों पर
छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, यहीं पे चित्र में दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं 20 से 80, ये 20 से 80 बूंद होगा प्रति मिनट तक घटकर पौधों में छोड़ दिया जाता है। तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वीडियो में समझा दिया हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बूंद होगा 20 से 80 बूंद होगा प्रति मिनट। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर था वो एंड हो गया है। तो अगर यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, तो एक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप उस वीडियो को देख पाएंगे और आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर इसलिए करना है क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को तभी हम आप लोग के लिए वीडियो बना सकते हैं, नहीं तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा, जब हमारे वीडियो को उपयोग ही नहीं करेगा तो उसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो हमें खुशी तब मिलेगी जब अधिक से अधिक लोग इससे पढ़ पाएंगे, जुड़ पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे एक आपको ऑफर दिया कि अगर आप चाहते हैं कि चैट का क्वेश्चन आंसर भी करा दें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर 100 लोग कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपको हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।